राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपनी रियल लाइफ के लिए इस पे पोस्ट कर रही थी और मैं बीच बीच में गैप कर देती हूँ अपनी स्टोरी पोस्ट करने में, क्योंकि मैं नीच लोगों के लिए बराबर से मेरा वो माइंड सेट नहीं है कि मैं डेली डेली पोस्ट करूँ या फिर रोती रहूँ। मैं नहीं कर सकती इतना। तो मैं इस टाइम पे नहीं बोल रही थी, रविशंकर वाले मैटर से नहीं बोल रही थी मैं, पर अभी मुझे फिर मजबूर किया गया है बोलने के लिए। तो पहली बात तो पता क्या है, लोगों को अपने पार्टनर के साथ इतना गलत कभी नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया लग जाए हाथ जोड़ने में, और तुम्हारी पार्टनर जो मेल या फीमेल हो वो कहे कि नहीं भाई हम नहीं रह सकते, हमारी इच्छा नहीं है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ मेरे केस में भी हो रहा है। 18 साल प्रताड़ित होने के बाद, रविशंकर से, रविशंकर की फैमिली से, रविशंकर की बहनों से मेंटली और फिजिकली टॉर्चर सहने के बाद आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं उस व्यक्ति को या उस व्यक्ति से रिलेटेड किसी भी रिश्ते को अपने इर्द गिर्द फील भी नहीं करना चाहती। मैं रविशंकर से जुड़े किसी भी रिश्ते को अपने आसपास बर्दाश्त ही नहीं कर पाती हूँ, और शायद ये सही भी है। जिस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली कोई भी रिश्ता नहीं है, तो उसके दोस्त से, उसके रिश्तेदारों से मैंने क्लियरली बोल दिया मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और जिसको भी रविशंकर का बाप बनने का शौक है तो भाई उसका प्रॉपर तरीके से बाप बनो, गारंटी लो उसकी। अपनी 50% प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो, मेरे बच्चे के नाम पे कर दो, फिर उसकी गारंटी लो। सबसे बड़ी बात, ये हाथ पैर जोड़ करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने, मतलब मैं बलि का बकरा नहीं हूं कि आप जब चाहे रविशंकर की ख्वाहिशों पे, उनकी अय्याशियों पे मेरी बलि चढ़ाते रहें, बिल्कुल नहीं। और जिसको भी ये होता है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज कर लो भाई, मेरा तुम डाइवोर्स करा दो रविशंकर से, और अपनी अम्मा का ब्याह करा दो रविशंकर से। अम्मा का नहीं करा सकते, बेटी का करा दो, बहन का करा दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। वो 10 आदमी करे, 50 रखेले रखे, आई डोंट केयर। मेरा उस व्यक्ति से कोई रिश्ता नहीं है, इंसानियत भी नहीं मैं चाहती उस व्यक्ति के लिए, मतलब मेरे दिल में इंसानियत भी नहीं है। मेरे अंदर दया बहुत है, पर सिर्फ कुछ लोगों के लिए एकदम नहीं है, नफरत है मेरे दिल में उनके लिए। ठीक है, तो आज मैं बात करती हूँ रविशंकर की बहन, करकंधा बोलते हैं उनको, कलूटा बोलते हैं, क्योंकि वो इस कलर की थी। इनकी शादी नहीं हो रही थी, मेरी वजह से इनकी शादी हो गई, नहीं तो इतनी ज्यादा काली थी, इतनी ज्यादा काली थी कि लोग देख के मना कर देते थे। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि रविशंकर लड़का देखने गए हैं तो रविशंकर गोरे हैं एकदम, मतलब उनका कलर फेयर है, और रविशंकर की जो बहन है करकंधा जिनको बोलते हैं, तो उनको उनके ब्लैक कलर की वजह से उनको ये नाम दिया जाता था। तो एक बार उनको लड़का देखने के लिए आया था, और रविशंकर के दरवाजे पे ही माँ बहन की गालियां देके गया है। आप समझो, कोई शादी के लिए रिश्ता देखने आता है, लड़की देखने आता है, और जब वो लड़की देखता है तो वो बाहर चले जाते हैं और माँ बहन की गालियां देते हैं कि तेरी बहन अगर काली थी, इतनी बदसूरत थी, तो तुमने उस टाइम पे, मतलब आप समझते हैं ना, लोग कैसे भी हों, उन्हें लड़की सुंदर चाहिए होती है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही उसके कलर की वजह से, ना ही कलर की वजह से मैंने कभी जज किया, पर ये चीज थी, उनकी शादी नहीं हो रही थी, और मेरे वजह से ही उनकी शादी हुई है। पर मैंने सांप को दूध पिलाया, वो शादी करके बच्चा पैदा करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी में जी रही हैं, मेरी गृहस्थी में आग लगा के। वैसे तो रविशंकर की सारी बहनों का यही हाल है, किसी ने 6 बच्चे पैदा कर लिए, उसका पति निकम्मा निठल्ला है, 6-7 बच्चे पैदा कर लिए, पति कुछ नहीं करता है, खाने के लिए भी लाले पड़ रखे हैं, तो रविशंकर भाई मामा फौजी है, वो कर देगा। बहन ने बच्चा पैदा किया, भाई उनका ब्याह कर देगा, क्योंकि भाई तो रणवा है, सॉरी, गली गली घूमने वाले हैं दूसरी औरतों के साथ।
तो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, पहले आप ये देख लीजिएगा। ये रविशंकर की सिस्टर को मैंने मैसेज किया था जब 2023 में मेरे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि सारी फैमिली की साठ गांठ है, मुझे सिर्फ ये पता था कि प्रोस्टिट्यूश और ये जो भाभी का है चक्कर इन्हीं के उस पर चल रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि बहनें भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो मैंने रविशंकर की जो सबसे छोटी सिस्टर थी उनको बोला था। उनको अर्चन भी बोलते हैं, बहुत से लोग करकंधा बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं कलूटा, इनके बहुत से नाम हैं। तो फिलहाल मैं इन्हीं 3 नाम के साथ अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने इनके पास कॉल किया, कलूटा के पास, कि भाई देख लो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं भाई को समझा दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, समझा दोगी तो अच्छी बात है। वो प्रोस्टिट्यूट्स के पास नहीं जाए, वो गोमती नगर या फिर कहीं होटल पे नहीं जाते हैं, किसी दूसरी औरत जैसे चंदा वगैरह है इनके पास नहीं जाते हैं, तो अच्छा है अगर तुम समझा दोगी तो भाई ये चीज़ समाज में नहीं निकल के आएंगी और चीज़ें भी मतलब मेरी लाइफ भी बच जाएगी। शायद आपके समझाने से आप समझ जाओगे, क्योंकि अगर एक भाई गलत करता है, तो अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो उसको उसकी बहनें, उसकी फैमिली, मतलब हम इन्हीं से उम्मीद करते हैं। अगर एक आदमी या औरत गलत करते हैं तो हम उसके माता पिता से उम्मीद करते हैं या भाई बहन से उम्मीद करते हैं, जो उनके फैमिली खास फैमिली मेंबर्स होते हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि नहीं प्लीज़ आप समझाइए ताकि ये चीज़ें नहीं हो। क्योंकि अगर ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ अगर समाज में निकली तो आपके परिवार की भी बेइज्जती होगी। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है हम समझा देंगे। ये थे उस कलूटा के वर्ड जो थी। मेरे से बोला उसने, और उस औरत ने मेरे से बोला, रविशंकर की जो छोटी सिस्टर है काली नागिन जैसे, उसने मेरे से बोला। तो मेरे को थोड़ा सांत्वनी मिली कि चलो अच्छा ठीक है। और मैं मतलब थोड़ी सी वो हुई कि नहीं चलो मेरी शादी शायद बच जाएगी, क्योंकि रविशंकर की फैमिली इस चीज़ पे बोल रही कि नहीं मैं समझाऊंगा कि भाई ये रिलेशंस गलत है। और उस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग करके भी, वॉइस रिकॉर्डिंग जो हमारी कॉल रिकॉर्डिंग थी चंदा के बेटे वगैरह की, वो सारी मैंने उसकी सिस्टर को, उसकी सारी सिस्टर को दी थी, उसकी बहनों को दी थी, कुछ फ्रेंड्स को दी थी। जो मेरी और शिवकुमार की रिकॉर्डिंग थी कि रविशंकर ने रख रखा है उसको, चंदा को, जो पर्वत खेड़ा के ही पास रहती है। तो उसके बाद भाई दूसरे दिन रात में मैंने कॉल किया, वही 8:30-9 बजे। दूसरे दिन रविशंकर ने के पास रविशंकर की यही काली नागिन जैसी बहन का कॉल आया, और जो मैंने बोला था जस्ट उसका अपोजिट इस हरामजादी ने रविशंकर से बोला। मैंने बोला कि मेरा घर बच जाए इसलिए तुम रविशंकर को समझा दो। तो ये हरामजादी जो है अब रविशंकर से बोलती है कि उस सानू ने तो ये बोला है कि हम सबको जो है पुलिस कंप्लेन करके मैं अरेस्ट करा दूंगी। मतलब जो मैंने बोला कि मेरा घर बच जाए, तो इस लड़की ने बोला कि रविशंकर की जो सिस्टर थी उसने बोला रविशंकर से कि मुझे तो घर बसाना ही नहीं है। तो कुछ डायन जैसी नंदे भी होती हैं। डायन क्या बोलेंगे, मेरा पति ही खराब है तो मैं नंदों को या सास को या फिर रवि के पापा को या फिर उन औरतों को जो रविशंकर के साथ इन्वॉल्व है नाजायज रिश्ते में, मैं उनको भी दोष नहीं देती, क्योंकि मेन टर्निंग पॉइंट तो रविशंकर है मेरी लाइफ में गलत करने वाले। तो मैं किसी और को गलत बोल करके क्या ही करूंगी। उसके बाद इसने रविशंकर को बहुत भड़काया, जितना ये भड़का सकती थी। रविशंकर की जो सिस्टर थी अर्चन, जितना भड़का सकती थी उसने भड़काया। और उसके बाद मैं मैसेज लगा रही हूं, आप देख लीजिएगा, रविशंकर ने प्रिंस को चेस्ट पे मारा।
मुझे मारा, मेरे नाक से ब्लड आ रहा था, और मेरे को जब बचाने के लिए जो है मतलब पहले तो मेरे को छत पे मारा रविशंकर ने, तो मैं वहां बेहोश होके गिर पड़ी। और फिर दूसरे दिन जो है मैं यहाँ पे बैठी थी, और उस टाइम पे एक लोगों का कॉल चल रहा था, एक यहीं के भाई हैं, उनके साथ कॉल पे मतलब पहले मेरे को मारा रविशंकर ने, और फिर उन भैया के पास रविशंकर ने कॉल करके बोला कि सानू मेरे साथ रहना नहीं चाहती हैं, और आप समझा दो सानू को। ये पूरी फैमिली मैनिपुलेट कर रही थी सबको, सबके सामने झूठ बोल रही थी, और मुझे घर में मेंटली और फिजिकली बेहद टॉर्चर किया जा रहा था उस टाइम पे, मुझे और मेरे बच्चे को। तो रविशंकर ने उनके पास कॉल किया, वो यहीं लखनऊ के थे, तो उनके पास कॉल किया। तो रविशंकर के नंबर पे जब मैंने वो भैया का कॉल देखा तो मैंने कॉल उठा ली। तो उन्होंने बोला कि बहन क्या बात है, तुम ऐसे मतलब क्या है, रवि का कॉल आया था। जब मैंने कॉल उठा दी तो रविशंकर को इस चीज़ पे मेरे पे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा भैया वो मेरे को मार पीट रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं कि घर चली जाओ, और मैं नहीं जा रही हूँ, तो इसके लिए मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो मैंने बोला कल भी मुझे मारा था, मैं छत पे बेहोश पड़ी थी। फिर प्रिंस ने मेरा मुंह धोया, और उसके बाद मेरे को होश आया। ये अगस्त की बात है, 2023 में अगस्त की बात है। और उसके एक दिन पहले कंप्लेन करके मैं आई थी थाने से, रविशंकर ने मुझे बहुत मारा था, और पुलिस वालों ने सुलहनामा साइन करा के मुझे भेज दिया था। तो जब मैंने ये बोला तो रवि तुरंत आ गए। उनको लगा कि मेरी जो सच्चाई है वो सानू उन भैया के सामने बोले दे रही है। तो रवि ने आकर के ये इस तरीके से मेरे नाक पे मारा, मेरे नाक से ब्लड आ गया। अब आप भी समझ सकते हैं कि अगर किसी की नाक, ये इस पॉइंट पे अगर चोट लगती है तो इंसान दर्द से तड़प उठता है एकदम से। तो रविशंकर ने मेरे नाक पे मारा तो मेरे हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया, और मैं चीखने लगी। और वो भैया उस टाइम पे कॉल पे थे, वो मेरी चीखें सुन रहे थे, उन्होंने सुना था उस व्यक्ति ने। तो रवि को इस चीज पे गुस्सा आया कि मेरी सच्चाई बाहर निकल रही है। ठीक है, फिर जब रवि ने मेरे नाक पे मारा, मेरे नाक से यहां से पूरा ब्लड आ गया, मैं सब्जी काट रही थी। और उसके बाद जो है जब मेरे यहाँ पे पूरा ब्लड ब्लड हो गया तो प्रिंस ने देखा, तो वो मुझे रवि से छुड़ाने लगा। प्रिंस वो बीच में खड़ा हो गया कि नहीं तुम नहीं मारो। तो प्रिंस जो है बेड पे बैठे थे, और रवि ने एक लात उसके चेस्ट पे मारा, प्रिंस बेड से नीचे गिर गए। यहाँ पे प्रिंस को इस साइड पे लगी थी, और प्रिंस को उसके बाद हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था। मैंने सीनियर के पास ये चीज़ बोली थी, मेरे पास दवा के पैसे नहीं थे। ये स्टोरी भी मैंने आपको शेयर की, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी, और प्रिंस के ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगी कि मैंने प्रिंस की काउंसलिंग कराई है। प्रिंस के चेस्ट में पेन हो रहा था, उसके हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, और वो डर गया था बहुत ज्यादा रविशंकर से। तो ये सब रविशंकर की बहन की वजह से हुआ था। ये मैं मैसेज भी लगा रही हूं, मैंने उस औरत को भी, रविशंकर की उस काली नागिन जैसी बहन को भी मैसेज किया था, मैं वो मैसेज भी लगा दूंगी। इसके बाद उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया था। ये मैटर वहीं पे खत्म हो गया। मैं रविशंकर की बहन से बात ही नहीं करती हूँ, मर जाए मेरी बला से, वो मर जाए, उनका पूरा परिवार नाश हो जाए। जिस औरत की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, भगवान वही दुख, वही बच्चा खोने का दुख उस औरत को भी दे दे। मेरी काली मैया से सिर्फ यही दिली इच्छा है, मुझे भगवान से और कुछ भी नहीं चाहिए अपने लिए। पर जिसने मुझे जो दिया उसका 10 गुना करके माता रानी उसको वापस कर दे, बस मुझे ये चाहिए कि जिसने मेरे साथ अच्छा किया उसका उसको 10 गुना मिले, और जिसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे तकलीफ दी है, उसका भी उसको 10 गुना मिले। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है उसको भी उसका 10 गुना ही फल मिले। मुझे मेरे जैसा लाइफ पार्टनर चाहिए था, मुझे हाईफाई नहीं चाहिए था, सिंपल सा एक इंसान चाहिए था। मुझे राक्षस जैसा व्यक्ति तो कभी चाहिए ही नहीं था अपनी जिंदगी में, और ना ही नीच लोग चाहिए थे। मेरी फैमिली बहुत ही इज्जतदार है जहां हम रहते हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, पर जस्ट जितना ही मेरी फैमिली अच्छी है उतना ही रविशंकर की फैमिली नीच है। स्टेटस में भी बराबर नहीं है,
लोग कहते हैं कि जिसकी बेटियां होती है ना वो दूसरे की बेटी का दुख समझता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी बेटी होती है वो भी रेप करता है और रेप करवाता है, ये बात आप याद रखिएगा। जिसकी बेटी होती है वो भी अपनी बहू को जला के मार देता है। पहले के समय में होता था कि लोग बहू को जला के मार देते थे, सीधा सा एक फंडा था। आजकल वो चीजें नहीं चलती हैं। लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, मेंटली टॉर्चर करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, आपको बाथरूम में बंद कर देंगे, खाना नहीं देंगे, बच्चे को जान से मारने की कोशिश करेंगे, बच्चे को भूखा रखेंगे, जिससे बहू खुद ही एक दिन टॉर्चर हो करके डिप्रेशन में जा करके सुसाइड कमिट कर लेती है। ये आजकल के टाइम की रियलिटी है। और ऐसी डायन जैसी रविशंकर की जैसी बहनें हैं, माँ हैं, भाभी हैं, और जो रखैले हैं उनकी, ऐसी डायन जैसी औरतों को भाई पति बड़ा अच्छा मिल जाता है, दुम छल्ला, जो उनके पीछे पीछे घूमता रहे। मैं इस इंसिडेंट्स के बाद मैंने रविशंकर की बहन को भी मैसेज किया था कि तुम भी झेलोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से भाई मेरे एक लौते बच्चे के ऊपर अगर कोई आंच आई तो भाई मैं बोलूंगी। तो वो ब्लॉक करके भाग गई। अब ये स्टोरी मैं आज क्यों शेयर कर रही हूं, क्योंकि उस काली नागिन का पति हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहा है अपने पत्नी के किए की, और अपने क्या बोलेंगे साले की किए की। रविशंकर कॉम्प्रोमाइज के लिए अपने जीजा को आगे कर रहे हैं, हाथे जुड़वा रहे हैं मेरी पोस्ट पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पे मैंने सबके नंबर ब्लॉक कर रखे हैं। रविशंकर के जो भी XYZ हैं, फलाने ढिमकाने, मैं नंबर ब्लॉक कर देती हूँ, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो रवि कभी किसी को मेरे घर भेज देते हैं, कभी किसी का कॉल मेरे पापा के पास चला जाता है, और हद तो अब हो गई है, मैं इंस्टाग्राम पे आईडी ब्लॉक करती रहती हूँ और वो हाथ जोड़ने की इमोजी दिया करते हैं कि माफ कर दो। क्या एक माफी से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? जो मेरे बच्चे ने झेला नरक जैसा टाइम, क्या वो सही हो जाएगा? आज भी मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं रात में नहीं सोती हूं, सिर्फ वो टॉर्चर याद करके। अगर मैं सोती हूँ ना तो वो मुझे बुरे सपने की तरीके दिखते हैं, वो चीजें मैं सहम के उठ जाती हूँ। तो जब मैं अपने घर जाती हूँ मायके, तब मैं सुकून से सोती हूँ, क्योंकि मेरी माँ वहां पे रहती हैं, यहाँ पे मैं और मेरे प्रिंस रहते हैं, तो यहाँ पे मुझे नींद नहीं आती। मैं दिन में सो जाऊंगी। जो भी मेरे बहुत नजदीकी हैं उन्हें पता होगा ये बात, उन्हें पता है ये चीज कि मैं रात में सोती नहीं, मैं चौंक के जग जाती हूँ। कभी मेरा बच्चा मेरे हाथ में मुझे दिखता है, मेरा हाथ में सिर्फ ब्लड ब्लड दिखता है। कभी मुझे जैसे जैसे लोगों ने टॉर्चर किया ना, वो चीज का मेरे को सपने आते हैं बुरे, मैं उस पास्ट में फिर से चली जाती हूँ। मैं ऐसे कभी भी नहीं रोती, मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ, पर जब मैं वो पास्ट याद करती हूँ ना, मुझे मेरी शरीर एकदम कांप जाती है। और लोगों का है कि माफ कर दो, क्या एक माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो नरक मैंने देखा है, जो नरक जैसी जिंदगी मैंने जी है, वो क्या सब ठीक हो जाएगा? जो मेरी आत्मा ने झेला है, क्या वो ठीक हो जाएगा? माफी मांगना बहुत आसान है। चीजें चीजें क्या, गलतियों की माफी होती है, जो कर्म कांड और गुनाह और क्राइम होते हैं उनकी माफी कभी नहीं होती है। उनके लिए सिर्फ किसी एक प्रताड़ित व्यक्ति के दिल से बददुआ निकलती है, और किसी के आंसू भी वेस्ट नहीं जाते। बेशक पैसा ना होने की वजह से, या फिर तुम्हारे पास रविशंकर तुम्हारे पास पैसा होने की वजह से तुम बच गए, सजा से बच गए, कानून की सजा से तुम बच गए, पर जिस दिन तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली पे भगवान की लाठी पड़ेगी ना, उस दिन बताते भी नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान की अदालत में नोटें नहीं चलती। ये याद रखना तुम।
तो जब वो न्याय करेंगे ना तुम सबका, मेरा, तब तुम देखना, मैं भी देखूंगी, तुम सब भी देखोगे। और भाई हाथ जोड़ो या पैर जोड़ो या नाक रगड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में तुम लोगों को ऐसा मान लिया कि तुम लोग हो ही नहीं मेरी जिंदगी, मर गए हो। और मरे हुए व्यक्ति कभी भी वापस नहीं आते, उनसे ना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ना उनसे बात हो सकती है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो तुम सब जो हैं मेरे लिए हो ही नहीं दुनिया में, ये याद रखना। और मेरे आंसू सिर्फ इसलिए थे, मैंने अपना पास्ट याद किया, मुझे याद आया, इसलिए नहीं कि रविशंकर मुझे छोड़ के चले गए, तुम जैसे नीच लोगों से मैं दूर हूं, मैं अकेले सरवाइव कर रही हूं। जो मेरे साथ हुआ है पहले, बस वो टॉर्चर याद करके मेरी आत्मा रोती है और मेरे दिल से बदुआ निकलती है कि सर्वनाश तो तुम्हारा भी होगा, सुकून तुम्हें भी नहीं मिलेगा, बर्बाद तुम भी होगे। और देखूंगी मैं भी, वक्त है जब पलटता है ना, तो अच्छे अच्छों की का साम्राज्य धराशायी हो जाता है।